नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का कृतिभूमि न्यूज चैनल के मंच पर। दोस्तों, मैं हूं मनदीप शर्मा और आज आपको हम पवन गुज्जर जी से मुलाकात कराने जा रहे हैं, जो पूर्व वाइस चेयरमैन है जिला परिषद है अम्बाला से। दोस्तों, हम इनसे बातचीत करेंगे पवन गुज्जर जी के साथ कि समाज को लेकर क्या विचारधारा है इस वक्त इनकी, और कुछ ऐसे सामाजिक सवाल हैं जो हम पवन गुज्जर जी से साझा करेंगे और चाहेंगे कि वो हमें उनके आंसर दें और हमारे चैनल के माध्यम से दर्शक इनको लाइव देखें। पवन गुज्जर जी को, पूर्व वाइस चेयरमैन जिला परिषद अम्बाला। तो स्वागत करते हैं आपका हमारे कृतिभूमि न्यूज चैनल। धन्यवाद जी। पवन जी, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि मौजूदा सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आम आदमी का अगर साथ मिल रहा है तो क्या उसका विकास हो रहा है? इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए पत्रकार महोदया, ये कहने में तो बहुत अच्छा लगता है, सबका साथ सबका विकास, और ऐसा होना भी चाहिए। अगर आप इस वाक्य को कि सबका साथ सबका विकास को सार्थक करने में सक्षम है, फिर तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन ये जरूरी है कि ये जो नारा है आपका, सबका साथ सबका विकास, जब तक आप उस अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचते जिसका विकास करने के बारे में आपने निश्चय किया है या आपकी उसके प्रति निष्ठा है कि मैंने हर उस व्यक्ति का विकास करना है, कोई भी व्यक्ति विकास से छूट ना जाए, जब तक ये चीजें पूर्ण रूप से ग्राउंड लेवल पर लागू नहीं होती, तब तक मुझे नहीं लगता इस नारे का या किसी वाक्य का कोई मतलब है। एक्चुअली क्या है, जब हम किसी भी योजनाओं को लागू करते हैं, वैसे तो सरकार किसी भी योजना को लागू करने से पहले बहुत अच्छी प्लानिंग बनाती है, उसको लास्ट अमली जामा पहनाने के बाद ही वो किसी योजना को ग्राउंड पर लेकर आती है। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब तक आप उस ग्राउंड लेवल के पूरे वातावरण की आपको जानकारी नहीं है, हमने एक बहुत अच्छी स्कीम या कोई योजना लेकर के आए हैं और हमें ये पता ही नहीं है कि क्या उस योजनाओं का लाभ हम उस व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। मैटर ये नहीं करता कि आपने योजना कितनी अच्छी बनाई है, मैटर करता है कि क्या वो योजना उस व्यक्ति तक पहुंच पाएगी जहां तक हम उसको पहुंचाना चाहते हैं। तो आज जो है योजनाएं बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, योजनाएं बहुत अच्छी अच्छी और बहुत बड़ी बड़ी बन रही है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि उस योजनाओं का लाभ उस व्यक्ति को नहीं मिल रहा है जिस व्यक्ति के लिए आपने वो योजनाएं बनाई है। समाज में शिक्षा को लेकर बात करें तो आप शिक्षा के ऊपर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए पत्रकार महोदया, शिक्षा के बारे में तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि कोई भी समाज, कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसके पास कोई एजुकेशन नहीं। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर आप एजुकेटेड हैं, मैं सिर्फ ये जिम्मेवारी सरकार की नहीं लगाना चाहता कि सरकार ही सभी बच्चों को एजुकेट करे या उसको शिक्षा दे। मैं तो हर उस माता पिता से भी निवेदन करूंगा कि आप अपना पूर्ण ध्यान, जितनी भी आप ताकत लगा सकते हैं, अपने बच्चों को शिक्षा के लिए लगाएं, ताकि आपका बच्चा इतना शिक्षित हो जाए, क्योंकि ये मैं बात दावे के साथ भी कह सकता हूं कि जो व्यक्ति शिक्षित है, मुझे नहीं लगता उसको कभी जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। और शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम हर अपनी उस जो हमारी प्रॉब्लम है, समस्या है, जिसका निदान कर सकते हैं। तो एजुकेशन के बारे में तो मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि जितना भी आप बेटर कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, तो सिर्फ स्वास्थ्य और शिक्षा में आप लोग ध्यान जरूर दें और ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों को शिक्षित करें और अच्छी एजुकेशन प्रणाली। पवन गुज्जर जी, बात करते हैं, आज समाज के अंदर नशा एक बुराई की तरह फैल रहा है। सरकार कहती है कि हम नशे के ऊपर पूरा शिकंजा कस रहे हैं, हम नशा फैलने नहीं देंगे, पर फिर भी इसके बावजूद भी नशा फैल रहा है और प्रशासन उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ऐसे क्या कारण है कि प्रशासन कंट्रोल नहीं कर पा रहा और नशा कहाँ से आ रहा है? और इसके बाद में अंत में चाहूंगा कि आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहिए? सही मायने में तो नशे की जो प्रॉब्लम है ना, वो दिन पर दिन बढ़ रही है। इसका जो मेन कारण मुझे लगता है, नशा लोगों में या हमारे युवा जो बच्चे हैं उनमें आत्मविश्वास की कमी है। क्योंकि हर व्यक्ति आज के टाइम में कंपटीशन का दौर है और रोजगार की प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, बच्चों के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है और सरकार को इस लेवल पर इसके लिए एफर्ट्स करने चाहिए कि नशा किसी भी कंडीशन में, बढ़ना तो बहुत दूर की बात है, नशा होना ही नहीं चाहिए।
और नशा एक ऐसी चीज है, जिस समाज में, जिस देश में, जिस राज्य में, जिस गांव में अगर नशा कहीं चला गया अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि कितनी पीढ़ियां समाप्त हो जाएंगी। हमारा और सरकार का हर प्रयास विफल है। अगर नशा प्रदेश में या देश में है तो हमारा कोई भी प्रयास किसी भी तरह से इसका कोई मायने नहीं है। सबसे पहला हमारा जो स्टेप है वो नशे पे रोक लगनी चाहिए। रही बात पत्रकार महोदया, मैं आपके माध्यम से अपने युवा साथियों से भी ये निवेदन करूंगा और प्रार्थना करूंगा और अपनी तरफ से भी उनसे कहना चाहूंगा कि जवानी के अंदर हमें सिर्फ जवानी का नशा होना चाहिए। जिस व्यक्ति को युवावस्था में भी किसी ना किसी नशे की अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं तो उसको नौजवान समझता ही नहीं। तो मेरा तो निवेदन है कि जवानी के अंदर आपको जवानी का नशा होना चाहिए और इसके सिवा कोई नशा हमारे दिमाग में होना ही नहीं चाहिए। और नहीं तो अपनी कामयाबी का, एजुकेशन का, ये नशे हमारे अंदर होने चाहिए। ये जो दूसरी नशे की लत है वो नशे हमारे बीच में नहीं होने चाहिए। यही मेरा निवेदन है। पवन गुज्जर जी, बात करते हैं, अभी एक प्राकृतिक आपदा चल रही है, बाढ़ का असर, काफी सारे गांव में पानी भर गया, लोगों की फसलें भी खराब हो गई, लोगों के घरों में भी पानी भर गया। तो जबकि ऐसे हालात कभी पिछले कई बार 50 सालों में भी नहीं है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये प्राकृतिक आपदा जो आई है और इस पर क्या आपको लगता है कि सरकार क्या इस पर पूरा ध्यान दे रही है या नहीं दे रही है? जब आगे भी ऐसा कुछ होगा तो क्या इसके इंतजाम होने चाहिए? अपनी तरफ से, आपकी तरफ से क्या है सलाह? मेरा जो अपना मानना है, प्राकृतिक आपदा की हम बात करते हैं, इसमें कोई नो डाउट, कोई शक नहीं है कि ये प्राकृतिक आपदा है। और शायद इतनी जो बारिश अब की बार हुई है बहुत लंबे टाइम के बाद हुए है। लेकिन सरकार भी अगर ये कहे कि इतनी ज्यादा बारिश, इतना ज्यादा जो वर्षा हुई है, इतनी ज्यादा दिक्कतें आई है, ये बहुत टाइम के बाद आई है, सरकार ये कहे कि किसी भी तरह से अपनी जिम्मेवारी से नहीं भाग सकती। ये आम व्यक्ति कह सकता है कि बहुत टाइम के बाद इतनी लंबी बारिश हुई है, लेकिन सरकार की ये ड्यूटी नहीं बनती, ना ही सरकार का ये अच्छा तर्क है। सरकार की ड्यूटी बनती है, जब हमारा आपदा प्रबंधन में हम जब बजट की घोषणा करते हैं तो हमारा स्पेशल ये बजट होता है कि इसके लिए हमारा इतना बजट है। तो वो बजट सिर्फ रखने के लिए नहीं होता है। अब एक चीज हमारी आज से 20 साल बाद आनी, क्या हम उसका इंतजार करेंगे कि जब वो आपदा आएगी उसके बाद हम अपने प्रबंध करेंगे? तो इससे मैं सहमत नहीं हूं। सरकार को बहुत आगे होकर ये काम करना चाहिए और ये काम पहले कर देने चाहिए। सिर्फ आप समाचार चैनल से आकर के ये कहें कि सरकार पूरी तरह से लगी हुई है, या फिर हम ये कहें कि बहुत लंबे टाइम के बाद इतनी बारिश होगी, ये तो तर्क अच्छा नहीं है। सरकार के लिए अच्छा नहीं, बाकी आम आदमी कह सकता है कि ये बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ। तो सरकार गुज्जर जी, मणिपुर घटना को लेकर काफी देश में चर्चाएं हो रही है, काफी लोग बोल रहे हैं, विपक्षी पार्टियां भी साधा निशाना साध रही है भारतीय जनता पार्टी पर। आपके ख्याल से क्या है सच्चाई? आप इस मणिपुर की घटना को आप किस नजरिए से देखते हैं, ये जानना चाहिए। देखिए, मैं तो ये कहूंगा जो मणिपुर की घटना है ये पक्ष और विपक्ष का कोई मुद्दा ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दा है कि वहां जो आतंक हुआ है, इतनी बड़ी घटना, मुझे नहीं लगता कि उससे ज्यादा कुछ हो सकता है। मतलब इतना बड़ा बुरा काम वहां पे हुआ है, तो ये पक्ष और विपक्ष की ड्यूटी है सरकार को इसके प्रति सचेत करना, ताकि जिन लोगों ने ऐसा दुस्साहस किया है उन लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्योंकि आज हमारी बेटियां हैं, हम उनको भी एजुकेशन देना चाहते हैं, बाहर भी भेजना चाहते हैं, तो उनको सुरक्षा तो चाहिए ना। तो अगर सरकार भी सुरक्षा नहीं दे पाएगी तो किस पर विश्वास करेंगे? तो मेरा तो ये निवेदन है, पक्ष हो या विपक्ष हो, इस घटना को हमें सिर्फ और सिर्फ समाज पर एक कलंक के रूप में देखना चाहिए कि हमारे पूरे समाज पर ये कलंक है, और सरकार को इस लेवल की सजा तय करनी चाहिए कि आने वाले वक्त में कोई भी किसी बेटी, माँ, बहन के साथ ऐसा कभी साहस भी ना कर पाए, करना तो दूर की बात है। और गुज्जर जी, विपक्षी पार्टियां इस टाइम ये बात कर रही हैं कि काफी सारे गांव में विकास कार्य रुक चुके हैं, ई टेंडरिंग सिस्टम स्टार्ट हो चुका है, काफी सारी समस्या आ रही है। हम गांव वासियों से भी मिलते हैं, हम सरपंचों से भी मिलते हैं, तो वो ये कहते हैं कि काम काफी रुक चुका है। अब इस बार हो सकता है सरकार बदल जाए, क्योंकि सरकार लोगों के विकास कार्य को रोक चुकी है। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? और आने वाला जो चुनाव है, इस चुनाव को किस नजरिए से देखते हैं, ये जोड़ा जानना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। देखिए पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो मैं ये बात कहूंगा, भी जो ई टेंडरिंग और गांव के विकास की बात हुई, जब गांव का सरपंच प्रतिनिधि चुना जाता है, वो गांव के लोगों ने चुना है,
अगर उसके पास कोई अधिकार ही नहीं होगा तो उसको चुनने का फायदा क्या है? और जब सरकार ने उसको चुना है, विकास के लिए उसकी एक किस्म से मैं कहूंगा नियुक्ति हुई है, और उसको ही आप कह देते हैं कि सरकार आपकी कोई जरूरत नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मैं इस फेवर में हूं कि अगर कोई भी नुमाइंदा चुना गया है, गांव का वो सरपंच है, ब्लॉक समिति मेंबर है, जिला परिषद मेंबर है और कोई भी चेयरमैन है, उसमें उसको पावर देनी चाहिए और उसकी शक्तियां होनी चाहिए। रही बात फंड्स की, उसको फंड्स देना चाहिए ताकि गांव में वो बिल्कुल निष्पक्ष होकर वो कार्य करवा सके। अदरवाइज तो वो एक नाम का सरपंच है, नाम का ब्लॉक समिति मेंबर है, ये नहीं। और हम किसी भी तरह से एक सरपंच को ऐसे थोड़ी कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं गड़बड़ करेगा और आगे बहुत ज्यादा पारदर्शिता है, ये नहीं होती, ये गलत बात है। सरकार को सरपंचों को पावर देनी चाहिए थी और फंडिंग भी सरपंचों के फेवर में ही करनी चाहिए ताकि वो गांव का विकास करवा सके। अभी लास्ट में बात करते हैं, आप अपने हल्के की जो जनता है इसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मेरा तो संदेश सिर्फ यही है लोगों से कि जब भी आप अपना कोई नुमाइंदा चुनते हैं, अभी दोबारा फिर चुनाव बहुत नजदीक है, पहले भी आप लोगों ने अपने नुमाइंदे चुने हैं, 5 साल के बाद चुनाव आता है, तो मेरा तो निवेदन है आप लोग बहुत ईमानदारी से, सूझबूझ से